नमस्कार साथियों, इस चित्र को आप एक बार ध्यान से देखिए। ये क्यूपुला फर्नेस है। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्यूपुला फर्नेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्यूपुला फर्नेस में क्या क्या चीजें और कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं और क्यूपुला फर्नेस से क्या बनाया जाता है। तो शुरू हो जाइए। आप एक कॉपी और पेन उठा लीजिए। आपके सामने मैं 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप तुरंत इसी वक्त कमेंट्स करिए। सबसे पहला सवाल ये है, क्यूपुला फर्नेस में क्या तैयार किया जाता है। मुझे पता है कुछ लोगों को पता भी है, लेकिन आप लोगों को फिर भी कमेंट्स करना है। क्यूपुला फर्नेस में कौन सा मेटल तैयार किया जाता है। नंबर 2, क्यूपुला फर्नेस में स्पार्क अरेस्टर का क्या काम है। नंबर 3, क्यूपुला फर्नेस में चार्जिंग मटेरियल के रूप में डाले जाने वाले पदार्थ का अनुपात क्या है। नंबर 4, कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। कास्ट आयरन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। नंबर 5, कास्ट आयरन को हार्डनिंग करते समय कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिए। वैसे भी मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। जिनको आता है वो जरूर कमेंट्स करें और आप लोग कोशिश करें। और नहीं तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। आप फिर भी कमेंट्स करिए और आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों तक इसलिए पहुंचाइए क्योंकि सभी को जरूरत है पढ़ने की। सबको पढ़ाई की जरूरत है। इस समय स्कूल कॉलेज सब बंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्यूपुला फर्नेस दिया हुआ है। देखिए इसके 2 लेग आपको यहाँ से दिख रहा है। ये आपको मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। इतना भी बड़ा नहीं कि ब्लास्ट फर्नेस से बड़ा हो, छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं। इसकी 2 मीटर समथिंग इसकी ऊंचाई और 6 से 12 मीटर तक के इसके व्यास होता है। मतलब उतना भी बड़े नहीं है, फिर भी छोटा भी नहीं है। तो एक टंकी का शेप में होता है। ये आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा। क्रॉस सेक्शन है इसका। तो इसके जो नीचे रहता है ना, सबसे पहले आप देखिए इसके नीचे से देखते हैं। नीचे ये पूरा रेत का एक पूरा लेयर रहता है। उसके ऊपर यहाँ मेटल आके जमने लगता है, पिघला हुआ मेटल। उसके बाद ये इस मेटल को जब निकालना होता है टैपिंग कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेटल के बाद फिर स्लैग बचता है। तो स्लैग के लिए यहाँ पे एक स्लैग टैप दिया हुआ है। ये स्लैग टैप यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्लैग को। ऊपर आपको 2 स्क्वायर दिख रहा है। ये ट्यूअर से, और ट्यूअर से क्या करते हैं, ट्यूअर से हवा को, गर्म हवा को छोड़ा जाता है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको चार्जिंग डोर दिख रहा है। तो चार्जिंग मटेरियल क्या होता है, चार्जिंग मतलब होता है कि धारण करना या भरण करना। उसमें हम डालते हैं चारकोल, लाइमस्टोन और स्टील स्क्रैप और पिग आयरन को इसके अंदर डालते हैं। तो इन सभी को चार्जिंग बोलते हैं। इसके ऊपर देखते हैं, इधर साइड एकदम टॉप में देखिए स्पार्क अरेस्टर है। स्पार्क अरेस्टर का काम होता है कि जो भी धूल, चिंगारी और डस्ट वगैरह इसके अंदर से जलते समय बहुत सारी चीजें निकलने लगती है, अशुद्धियां जलकर, तो वो एकदम खुले वातावरण में ना चला जाए, वो उसी के अंदर रहे और धीरे धीरे वो जमते रहेगा। फिर बाद में उसको हम स्लैग के रूप में बाहर कर देंगे। रिफैक्ट्री मटेरियल क्या होता है, इसके जो ये लेयर है अंदर वाला, रिफैक्ट्री मटेरियल। तो रिफैक्ट्री मटेरियल के बारे में मैंने आपको कल बताया कि रिफैक्ट्री मटेरियल हाफनियम कार्बाइड या एल्यूमिना ये होता है। और ये एल्यूमिनिया या हाफनियम कार्बाइड का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 4250 डिग्री सेल्सियस। आप सोचिए, जब ये खुद इतने टेम्परेचर में पिघलता है तो फिर कास्ट आयरन तो 1600 से नीचे ही खत्म हो जाएगा उसका। तो फिर
ये दीवार को सेफ रखता है। और उसके बाहर वाला जो शीट लगा हुआ है वो स्टील के मोटे प्लेट है, स्टील के मोटे शेल बोलते हैं उसको, प्लेट। इधर से आगे देखिए, यहां से ये स्टील का शेल है, ये ट्यूबवेल्स है दोनों, ये दो ट्यूबवेल्स है। और ये चार्जिंग मटेरियल है, इसमें कोक, लाइमस्टोन और स्टील स्क्रैप या पिग आयरन डला हुआ है। यहाँ ये लेयर बाय लेयर होता है, पहले स्टील स्क्रैप, फिर कोल जिसको हम चारकोल बोलते हैं, फिर लाइमस्टोन, फिर स्टील स्क्रैप, चारकोल, लाइमस्टोन, ऐसा करके फिर इसको हम, ये आपके क्यूबुला फर्नेस का एक स्वरूप हो गया, आकार हो गया। अब हम क्या करेंगे, कि इसमें हम मेटल को डालेंगे। सब चार्जिंग कर दिया, स्पार्क अरेस्टर को ऊपर से लॉक कर दिया, फर्नेस में हीट करने के लिए एक ट्यूबर चालू कर दिया, ऑक्सीजन भी इसमें डाल दिया, पूरा प्रोसेस चालू हो गया। अब इसको हम गर्म करेंगे 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। जब 1600 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो इसके अंदर सारे चार्जिंग मटेरियल सब कुछ पिघल के एक आकार में आ जाएगा, एक जैसा बन जाएगा। और मेटल चूंकि भारी रहेगा तो मेटल धीरे धीरे तह में जमना शुरू होगा। जैसे जैसे तह में जमना शुरू होगा और झाग और स्लैग वगैरह जो है वो ऊपर जाना शुरू होगा। और फिर हम धीरे धीरे इसको स्लैग टैप से गंदगी को बाहर कर देंगे। जैसे जैसे गंदगी बाहर करते रहेंगे और उसका बेस मेटल जो कास्ट आयरन है वो नीचे जमता रहेगा। और बाद में हम इस टैपिंग होल से उसको बाहर करके हम तरह तरह के मोल्ड या साँचों में डाल देंगे। ऐसे साँचे रहते हैं, तो आप जो भी बर्तन में आप रखना चाहेंगे उसमें आप डाल दें। या यदि आप चाहते हैं कि किसी के साथ साथ हम किसी मोल्डिंग में, किसी साँचों में डाल के विशेष आकार देना चाहते हैं तो यहीं से आप सीधे सीधे आकार भी दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बहुत ही सिंपल से फर्नेस है। इसको फर्नेस के साथ साथ आप ये क्रूसिबल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक टाइप के बर्तन भी है, बहुत बड़ा बर्तन है। पर एक क्रूसिबल मतलब बर्तन होता है। आप जब भी क्रूसिबल पढ़ेंगे तो उसको बर्तन मानेंगे आप, ठीक है। ये था हमारा क्यूबुला फर्नेस। और क्यूबुला फर्नेस में बनाया जाता है कास्ट आयरन। क्या बनाते हैं? कास्ट आयरन। किससे बनाते हैं? तो पिग आयरन से। बेस मेटल क्या होता है? पिग आयरन। पिग आयरन से कास्ट आयरन बनाने के लिए क्यूबुला फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1600 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है। तो हमने बना लिया पिग आयरन से कास्ट आयरन। और कास्ट आयरन एक बहुत स्पेशल आयरन होता है साथियों, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि इसका प्रयोग दुनिया में बहुत ज्यादा है। तो जितने भी प्रकार के मशीन होते हैं, मशीन के ज्यादातर बेड्स जो होते हैं, बड़े बड़े लेद मशीन के बेड्स या मशीन की बॉडी कास्टिंग किया हुआ रहता है। आप लोग शायद कास्ट आयरन के नाम से ना जानते हो, लेकिन गांव में भी लोग बोलते हैं बीड बोलते हैं। तो बीड तो ठीक है, वो कास्टिंग किया हुआ है, बीड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या गुण है? तो कास्ट आयरन का सबसे अच्छा गुण जो होता है वो है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है इसका। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 16,000 LBS है। क्या है? 16,000 LBS। अब ये LBS का लफड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। LBS एक ब्रिटिश यूनिट है जिसको पाउंड बोला जाता है। पाउंड है। तो LBS बराबर से पाउंड है। इसका मतलब कि पाउंड में जितना भार होता है वो LBS में भी उतना ही होता है। तो एक LBS में या एक पाउंड में, अपन पाउंड देखते हैं, एक पाउंड में भार होता है 0.453 ग्राम या 453 है ना। ऊपर वाले में पॉइंट हटा देना, नीचे वाले में देखिए 0.453 kg या 453 ग्राम। ये दोनों का मतलब सेम है। अब हमने बोला है कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव हिंदी में इसको संपीड़न बोलते हैं, कि
कि कंप्रेस होने के बाद या झटके लेते हैं मशीन में, तो वो कितना झटके ले सकता है, वो है 16,000 LBS प्रति स्क्वायर इंच। इसका मतलब आप समझिए, एक स्क्वायर इंच में, एक स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये कितना सा एक टुकड़ा है, 1 इंच, 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 इंच, ये सभी तरफ से, ये चारों तरफ से 1 इंच है ना। एक स्क्वायर जो 1 इंच है, उसमें आप यदि 16,000 LBS के झटके भी दे तो ये नहीं टूटेगा। इसका मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जाना, तो हमको एक चीज और जानना चाहिए, वो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल मतलब उसको खींचने से टूटेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छा है, पर इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो कितना होता है, 1 LBS मैंने आपको लिखा दिया। इसके जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं वो होते हैं 4000 LBS। इसका मतलब उससे 1/4 है, समझ लीजिए। ये 16,000 है, 4,000, 1/4 है। तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता है। कास्टिंग करते समय, कास्ट आयरन को जब कास्टिंग करते हैं तो ये इसकी बहाव इजिली बहाव होता है, मतलब बहुत आसानी से बहता है। जैसे कि आपने कीचड़ को बहते हुए, दलदल को बहते हुए देखा है, उस टाइप से बहता है। इसलिए इसका पार्ट्स या मोल्ड में आकार देना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये सेल्फ लुब्रिकेटर है। कौन, कास्ट आयरन। सेल्फ लुब्रिकेटर क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट होने के कारण क्या होता है, ये सेल्फ लुब्रिकेटर है। इससे यदि बेरिंग बनाएंगे, कोई मान लीजिए कोई स्लीव है, बेरिंग है, तो उसमें लगातार रोटेशन होता है, तो वो जल्दी से हीट नहीं होता है और वहां पे सीज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक लुब्रिकेशन होते रहता है। ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। आपने देखा होगा बचपन में, और हम लोग बाद में भी हमारे टेक्निकल लाइफ में भी हम लोग तरह तरह की पेंसिल यूज करते हैं, HB, 2H, 3H, है ना, H। तो उसको जब यूज करते हैं तो उसके बार बार हमारा हाथों में ग्रेफाइट लगता है, तो फिर हम हाथ से कुछ चीजें पकड़ते हैं तो एकदम चिकना हो जाता है। क्या है वो ग्रेफाइट का रस्ट है। तो यदि किसी मेटल्स के अंदर ऐसा गुण रहेगा तो निश्चित तौर पे वो लुब्रिकेटर्स होगा। ग्रेफाइट रहने के कारण उससे अच्छे सरफेस भी बनते हैं, क्योंकि वो चिकना बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, चिकना बनता है। और इसको ढलाई करना तो आसान है ही है। साथ में एक चीज और है जो आपको नुकसान बोल सकते हो या दुष्परिणाम भी होता है इसका, कि इसका भंगुरता का गुण सबसे ज्यादा होता है। सभी मेटलों में इसका भंगुरता का गुण बहुत ज्यादा है, सभी मेटलों में से। तो जब भी कोई भी इसमें झटके लगते हैं, तेज मतलब ठोकर लगते हैं, झटके से तो नहीं जाता है, जब भी इसमें चोट लगाया जाता है तो वहां टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसको बेंड करना आसान नहीं है या बेंड नहीं किया जा सकता। इसे हार्डनिंग किया जा सकता है, परंतु सिर्फ फ्लेम हार्डनिंग ही किया जा सकता है। फ्लेम हार्डनिंग कैसे करते हैं, तो फ्लेम हार्डनिंग के लिए क्या करते हैं, पार्ट्स को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से, तेज फ्लेम से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसके ऊपर से तेज फुहारा छोड़ा जाता है। जैसे इसके ऊपर फुहारा छोड़ते हैं तो वो तुरंत ठंडा होता है, जिससे उसकी सतह में 5 से 12 मिलीमीटर, और यदि आपको चाहिए तो मैक्सिमम 20 मिलीमीटर तक के फ्लेम हार्डनिंग करके उसके सरफेस हार्डनिंग कर सकते हैं, केस हार्डनिंग कर सकते हैं। केस मतलब होता है सतह हार्डनिंग, वो आप कर सकते हैं, मगर सिर्फ फ्लेम हार्डनिंग। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है वो इसकी मेल्टिंग पॉइंट। इसके मेल्टिंग पॉइंट होता है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1250 डिग्री सेल्सियस। ये इतना तापमान में, इतने में ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर पिघलने लगता है और 1250 में जाके पूरी तरह से पिघल जाता है। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, बताइए वो क्या है, इसका यूज, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग सबसे ज्यादा मशीन के बेड, मशीन की बॉडी, बड़े बड़े पाइप्स, कुछ आपको शहरों में जो चैम्बर के बड़े बड़े ढक्कन, इलेक्ट्रिक पैनल्स, इन सब जगह में आपको ये इसका प्रयोग देखने को मिलता है।
इसके अतिरिक्त कुछ बड़े बड़े आकार के पुलिया, कुछ बड़े बड़े गियर्स, ये सब भी इसके बने होते हैं। तो ये आपको मैंने बताया क्यूबुला फर्नेस, और इससे बनाया जाता है कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन एक बहुत स्पेशल मेटल होता है। इसके बारे में मैंने आपको बड़े ही आसान शब्दों में बताया, बड़े इजी समझाया कि चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग में रेशो क्या होता है। तो चार्जिंग में रेशो होता है 2:4:1। ये शायद छूट गया हो। ये 2 भाग स्टील स्क्वेयर, स्टील में इसमें पिग आयरन भी आ जाता है, साथ में रहेगा पिग आयरन। 4 भाग कोक, और कोक का क्या काम है, और लाइमस्टोन मतलब चूना। अब देखिए इसका जो प्रोसेस में हमारा उद्देश्य क्या है। क्यूबुला फर्नेस में हम कास्ट आयरन बनाते हैं, उसको बनाने का क्या उद्देश्य है। तो हमको मालूम है कि पिग आयरन में अशुद्धियां हटता नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में अशुद्धियां रहता है, और हमको अशुद्धियों को कम करके उसमें कार्बन की मात्रा को कंस्टेंट करना या बढ़ाना है। तो इसमें क्यूबुला फर्नेस में 2 से लेकर 4%, क्योंकि 3 से भी हो सकता है, 3 से लेकर 4% तक के कार्बन होता है। ठीक है, तो इतना कार्बन होता है। हमको कार्बन तो 4% तक रखना है, लेकिन अब देखिए कार्बन 4% तक रखना है अपने को, लेकिन अशुद्धियों को कम करना है। तो अशुद्धियों को कम करके कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है साथ में। तो हम लोग कोक डालते हैं। कोक में क्या होता है, जब भी हम कोक डालते हैं, कोक मतलब होता है चारकोल, चारकोल मतलब होता है कार्बन का एक अपरूप। तो जब हम कार्बन डालते हैं इसमें, तो इसका कार्बन, किसका कार्बन, चारकोल का या कोक का कार्बन स्टील के अंदर प्रवेश करता है, पिघला हुआ चीज में, है ना। जैसे हम लोग जिलेबी बनाते हैं ना, तो जिलेबी में क्या शक्कर चाशनी रहता है, और वो मैदा से बनता है, लेकिन जब उसमें डुबो देते हैं तो फिर जलेबी का जो चाशनी रहता है, वो चाशनी जलेबी में जाके घुस जाता है। ऐसे ही भाइयों, ये जो 4% कार्बन हमको बढ़ाना है, इससे मिलेगा, कोक से मिलेगा, जैसे जलेबी में हो रहा था। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये था चार्जिंग मटेरियल, 2% स्टील, 4% कोक, 1% लाइमस्टोन। इसमें 4% कार्बन मात्रा पाया जाता है। और कोक का काम हमेशा स्लैग को ऊपर लेना, सॉरी, लाइमस्टोन का काम हमेशा स्लैग को ऊपर लेना, कोक का काम कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है ना। ट्यूअर्स का काम है हीट करना, और टैप टोड का काम है स्लैग को बाहर निकालने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग देखते रहिए। हमारा अगला टॉपिक है कास्ट आयरन कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको देखिए, आगे का टॉपिक को देखिए, और इसको आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप समृद्धि टेक्निकल कोचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।